हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग इन सिकल सेल एनीमिया। तो हमारे पास जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें सिकलिंग किस तरह होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो उसको पढ़ते हैं। ग्लूटामेट इज अ पोलर अमाइनो एसिड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ नॉन पोलर वैलिन इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन। तो ग्लूटामेट जो हमारे पास नॉर्मल हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पोलर अमाइनो एसिड होता है। और जो हमारे पास सिकल सेल हेमोग्लोबिन में जो ग्लूटामेट की जगह पे वैलिन अमाइनो एसिड आ रहा है ना, वो हमारे पास नॉन पोलर होता है। दिस कॉजेज अ मार्क्ड डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एस इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म टी फॉर्म। तो इस वजह से जब हमारे पास हेमोग्लोबिन एस डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है ना, टी फॉर्म में होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, फिर ये सॉल्युबल नहीं होता है। However, solubility of oxygenated hemoglobin S is unaffected। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन एस है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि जब सिकल सेल एनीमिया वालों के सिम्टम्स जब ऑक्सीजन कम होती है तब आते हैं ना, तो जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म होगी ना हेमोग्लोबिन एस की, तो हमारे पास सोल्यूबल नहीं होगा हेमोग्लोबिन एस और फिर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स को। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना तब सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट्स को, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन एस है ना उसकी सोल्युबिलिटी अनअफेक्टेड होती है। अब हमारे पास क्या है, स्टिकी पैचेस एंड फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हेमोग्लोबिन फाइबर्स। तो ये क्या हम पढ़ते हैं, द सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन फॉर ग्लूटामेट रिजल्ट्स इन अ स्टिकी पैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीटा चेन्स। जब हमारे पास क्या होता है कि ग्लूटामेट की जगह पे वैलिन लग जाता है ना, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, स्टिकी पैच बन जाते हैं बीटा चेन्स की आउटर सरफेस पे। इट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सी एंड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस बट एब्सेंट ऑन हेमोग्लोबिन ए। ये जो स्टिकी पैच बन रहे हैं ना, ये हमारे ऑक्सी और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, हेमोग्लोबिन ए पे ये नहीं होते हैं, नॉर्मल हेमोग्लोबिन पे स्टिकी पैचेस नहीं होते। देयर इज अ साइट और रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टिकी पैच ऑन डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस। तो हमारे पास जो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना, उसमें हमारे पास एक साइट या रिसेप्टर प्रेजेंट होती है कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टिकी पैच। स्टिकी पैच उस साइट या रिसेप्टर पे आके लगता है, लेकिन हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन एस पे साइट या रिसेप्टर नहीं होता। स्टिकी पैच तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन पे भी होता है, लेकिन साइट या रिसेप्टर उस पे नहीं होता। द स्टिकी पैच ऑफ वन डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस बाइंड्स विथ द रिसेप्टर ऑफ another डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस एंड दिस प्रोसेस continues रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस फिगर 10.14। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो स्टिकी पैच एक डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के ऊपर होता है ना, वो हमारे पास जो दूसरा डीऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है ना जिसपे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पे जाके वो लग जाता है। और इस तरह ये हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है और इस प्रोसेस के नतीजे में फिर हमारे पास लॉन्ग एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस के, जो कि हमारे पास फिगर 10.14 में दिखाए गए हैं। तो मैं आपको फिगर बाद में दिखाती हूँ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। Thus, the polymerization of deoxyhemoglobin S molecule leads to long fibrous precipitates figure 10.15। और फिर हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है ना डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से हमारे पास लॉन्ग फाइब्रस प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं। दीज स्टिफ फाइबर्स डिस्टॉर्ट द एरिथ्रोसाइट्स इनटू अ सिकल और क्रिसेंट शेप फिगर 10.12। और जब ये हमारे पास स्टिफ फाइबर्स बन जाते हैं ना एरिथ्रोसाइट्स में, तो एरिथ्रोसाइट्स की शेप जो है ना वो सिकल या क्रिसेंट शेप हो जाती है। ये हमारे पास फिगर 10.12 में दिखाई हुई है। मैं फिगर्स दिखाती हूँ, पढ़ लेते हैं पहले। द सिकल्ड एरिथ्रोसाइट्स आर हाईली वल्नरेबल टू लाइसिस। तो जो हमारे पास सिकल्ड एरिथ्रोसाइट्स पर बन जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं लाइसिस के। मतलब जब वो ब्लड वेसल से गुजरेंगे ना तो उनकी लाइसिस हो जाएगी, वो जल्दी टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एस द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर इज मास्क्ड अल्दो द स्टिकी पैच इज प्रेजेंट फिगर 10.14। और अगर हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन एस की बात करें ना, तो उस पर जो कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर है ना वो मास्क्ड होता है, वो नज़र नहीं आता, और स्टिकी पैच उस पर भी प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास फिगर 10.14 में दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। Hence the molecules of oxyhemoglobin S cannot bind among themselves or with the molecules of deoxyhemoglobin S। इसलिए हमारे पास जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन एस के मॉलिक्यूल्स ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करते और ना ही डीऑक्सीहेमोग्लोबिन एस के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। नॉर्मल डीऑक्सीहेमोग्लोबिन ए लैक्स स्टिकी पैचेस बट कंटेन रिसेप्टर्स। नॉर्मल जो हमारे पास डीऑक्सीहेमोग्लोबिन ए है ना, उसमें हमारे पास स्टिकी पैचेस तो नहीं होते, लेकिन उस पर रिसेप्टर्स होते हैं। एब्सेंस ऑफ स्टिकी पैचेस डज नॉट अलाउ द डीऑक्सीहेमोग्लोबिन ए टू प्रेसिपिटेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो डीऑक्सीहेमोग्लोबिन ए पे स्टिकी पैचेस नहीं होते ना, तो इस वजह से वो आपस में बाइंड नहीं होते और लॉन्ग एग्रीगेट्स भी नहीं बनाते। एज एक्सप्लेन्ड अबव, सिकलिंग इज ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीहेमोग्लोबिन एस। जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन हो गया है
मैंने अभी आपको बता दिया है कि सिकलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस है ना, उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तभी सिकलिंग होती है। Therefore, if hemoglobin S is maintained in the oxygenated form or with minimum deoxyhemoglobin S, sickling can be prevented। इसलिए अगर हम हीमोग्लोबिन S को जो है ना वो हम ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रखें या फिर हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस बहुत कम हो ना, तो हमारे पास सिकलिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना कि सिकलिंग सिर्फ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस में होती है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.14 है। इसमें क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिकी पैच बिल्लू एंड स्टिकी पैच रिसेप्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग एग्रीगेट्स ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन्स। तो इसमें हमारे पास स्टिकी पैच और स्टिकी पैच रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं और लॉन्ग एग्रीगेट्स डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कैसे बन रहे हैं वो भी दिखाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन ए है। इसमें हमारे पास ये एक अल्फा चेन है, ये दूसरी अल्फा चेन है और एक ये बीटा चेन है और दूसरी बीटा चेन है। अब ये हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये हमारे पास अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है और ये एक बीटा चेन है और ये दूसरी बीटा चेन है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो है ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन स्टिकी पैचेस नहीं है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ए में तो ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है ना कोई स्टिकी पैच प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस को। तो ये देखें, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस में ये एक अल्फा चेन है, दूसरी अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है, दूसरी बीटा चेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में हमारे पास स्टिकी पैचेस प्रेजेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस में, लेकिन इस पे रिसेप्टर्स नहीं है। और अगर हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस को देखें ना, तो ये हमारे पास में एक अल्फा चेन है, दूसरी अल्फा चेन है और ये एक बीटा चेन है और दूसरी बीटा चेन। इसमें ये देखें, ये रिसेप्टर्स भी इधर प्रेजेंट है और स्टिकी पैचेस भी प्रेजेंट है इसमें। यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये देखें, एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस, दूसरा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपस में देखें यहाँ पर ये स्टिकी पैचेस इन रिसेप्टर्स में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे कंबाइन होके लॉन्ग एग्रीगेट्स बना रहे हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के। ये देखें यहाँ से ये जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं। ये देखें, ये ब्लू कलर का जो स्टिकी पैच है ये इसमें आके फिक्स होगा और ये ब्लू कलर का स्टिकी पैच इसमें आके फिक्स होगा। मतलब रिसेप्टर और स्टिकी पैचेस दोनों प्रेजेंट है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह ये बहुत सारे ऐसे जुड़ते जुड़ते हमारे पास लॉन्ग एग्रीगेट्स बन गए हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के। तो जब ये लॉन्ग एग्रीगेट्स बन जाते हैं ना, तो आरबीसीज हमारे पास सिकल शेप्ड हो जाते हैं और फिर वो आरबीसीज जल्दी से टूट जाते हैं, फ्रेजाइल होते हैं बहुत। अब मैं आपको फिगर 10.12 दिखाती हूँ। ये 10.12 मैंने पहले ही आपको दिखा दी थी। ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है, ये सिकल शेप्ड आरबीसी है। अब हम फिगर 10.15 देखते हैं। ये हमारे पास फिगर 10.15 है। इसमें क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आ फाइबर ऑफ एग्रीगेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखें, इसमें ये फाइबर दिखाया हुआ है एग्रीगेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ये देखें किस तरह ये हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक फाइबर बन गया है। यहाँ पे ये नॉर्मल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।